हेलो, मैं डॉक्टर श्रद्धेय कटियार और आज एक और स्पेशल टॉपिक है। ऐसा आप लोगों का भी आपको शायद इस फेज़ से निकल चुके होंगे कि बार-बार थ्रोट इरिटेशन होता है और ऐसा लगता है कि गले में कुछ फँसा हुआ है और बार-बार आप म्यूकस बाहर निकालते रहते हो। जब लेटते हो तो ऐसा लगता है कि पीछे कुछ ड्रॉप बाय ड्रॉप कुछ इरिटेट कर रहा है थ्रोट को। और कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि उनको बार-बार उनको लग रहा है कि थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है या बार-बार कोल्ड के एपिसोड्स हो रहे हैं। कुछ लोगों के साथ होता है कि उनके माउथ में अल्सर बन रहे होते हैं। तो डॉक्टर बहुत सारे क्या करते हैं कि एंटी एलर्जिक देते हैं। माउथ अल्सर्स के लिए कुछ गार्गलिंग बता देंगे या फिर कुछ एंटी फंगल कोई ऑइंटमेंट वगैरह दे देंगे कि इसको लगाओ। तो बहुत लोग सरप्राइज़ हो जाएँगे जान के कि ऐसा केसेस बहुत सारे केसेस में ये लोकल इश्यूज़ है ही नहीं। ये इसका जो प्रॉब्लम है वो आपके स्टमक से है। यस, स्टमक से है। तो स्टमक से क्या होता है कि जब आपका जैसे मैंने पहले की वीडियोज़ में बताया जब एसिड कम बनता है, तो एसिड कम बनने की वजह से जो आपका वाल्व होता है, जो आपका फूड पाइप है और स्टमक के बीच में, वो क्लोज़ नहीं हो पाता ठीक से। तो एक तो जब एसिड कम बनेगा वो वाल्व क्लोज़ नहीं हो पाएगा ठीक से। उसके अलावा कुछ डिफिशियंसीज़ में अगर आपका ओवरऑल मस्कुलर मास कम है, आप खुद स्टार्व्ड हो और उतना अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस नहीं है आपका, ओवरऑल मसल मास कम है, तो उस कंडीशन में भी वो वाल्व की स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होगी। विटामिन डी की डिफिशियंसी और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी में वो वाल्व लूज़ रहता है, उतना क्लोज़ नहीं हो पाता है। तो जो वो वाल्व का जो वर्क है कि उसको क्लोज़ हो जाता है, जिससे जो आपके स्टमक में एसिड है, वो आपके थ्रोट से होते हुए आपके ओरल कैविटी में नहीं आ पाएगा। लेकिन जब ये वाल्व लूज़ हो गया, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो जब आप लाई डाउन करोगे, जब आप लेटोगे, तो जो आपका एसिड बन रहा है स्टमक में, वो धीरे-धीरे रिगर्जिटेट होके ये धीरे-धीरे आपके थ्रोट में आएगा। तो वहाँ का जो आस-पास की जो पाइप है, उसको वो इरिटेट करेगा और डैमेज करेगा। उसके बाद अगर ये मुँह में आएगा या ओरल कैविटी में आएगा, तो आपने शायद फ़ील भी किया होगा कभी-कभी, कुछ खट्टेपन की फ़ीलिंग आती है, कभी-कभी ऐसा लगता है कुछ खट्टापन आ गया। उससे हमारे दाँतों के एनेमल में भी इरिटेशन होता है और जो हमारी ओरल म्यूकोसा है उसको भी डैमेज करेगा। तो अगर ये सारा अंदर डैमेज करेगा वो एसिड उसको जलाएगा, तो वहाँ पे बार-बार बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होंगे। तो जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि हमको बार-बार कोल्ड हो रहा है। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, किसी एनटी के पास या डेंटिस्ट के पास, तो वो आपको बताएँगे कि आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है। अगर आप उनसे शिकायत करोगे एनटी वालों से कि मुझे बार-बार कोल्ड इन्फेक्शंस हो रहे हैं या इस टाइप की या टॉन्सिलाइटिस, इवन टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, तो वो आपको एंटीबायोटिक दे देंगे। बट प्रॉब्लम इज़ कि वो स्टमक से एसिड आ रहा था, वो आपके इस पूरे एरिया को इरिटेट करता है। इससे सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं और इन सेकेंडरी इन्फेक्शंस की वजह से हमें ये फीलिंग आती है कि हमें बार-बार कोल्ड हो रहा है या हमारी इम्यूनिटी चली गई। तो आप इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बाय प्रोडक्ट कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह खरीद लेते हो ऑनलाइन या उससे रिलीफ नहीं मिलता तो एएनटी के पास चले जाते हो, वो एंटीबायोटिक्स दे देते हैं या एंटी एलर्जिक दे देते हैं। बट आपने देखा हो या अगर आप और भी ज़्यादा विज़िट करोगे तो वो स्टेरॉइड्स वगैरह कोई चीज़ दे देंगे। तो आपको भी पता है कि लॉन्ग टर्म में कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो आपका इसका सिंपल सॉल्यूशन है, ये लगभग 10 अगर 10 पेशेंट इस तरह के हैं, तो 6 से 7 लोगों को इसमें फ़ायदा होता है। इसमें क्या करना है आपको? आपको अपने स्टमक पे काम करना है। आपको अपनी ओवरऑल डाइटरी हैबिट्स जो है ना, उसको चेंज करना है। थोड़े फूड में मॉडिफ़िकेशंस करने हैं, कुछ सप्लीमेंट ऐड करने हैं और फूड की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग कैसे कि अगर आपने कुछ फूड कंज़्यूम किया 10 बजे रात में और साढ़े 10 बजे सो गए जाके, तो जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हो या सिटिंग पोजीशन में तो स्टमक इस तरह से होता है और जब आप लाई डाउन कर गए, आपने खाना खाया और वहाँ पे एसिड है और आप लाई डाउन कर गए, तो एसिड को जो पुल कर रही थी ग्रेविटी, जब आप सिटिंग पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन में थे, अब जब आप लाई डाउन कर गए तो अब तो ग्रेविटी रही नहीं, तो आप एसिड आराम से बहते हुए वो कहीं भी जा सकता है। तो सबसे पहले हमें फूड की टाइमिंग सही करनी है। तो हमेशा कोशिश करो कि एम्प्टी स्टमक सोने जाओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स कम हो, कुछ सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है तो वो ऐड कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस है तो उस केस में हम जो एंटासिड गोलियाँ आती हैं या एंटासिड जो लिक्विड्स आते हैं, वो भी हम सीवियर केसेस में फॉर पर्टिकुलर टाइम बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ही हम उनको यूज कर सकते हैं। कुछ देसी नुस्खे भी होते हैं कि आप ब्लेंड खाना खाओ ज़्यादा और चाय और कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें आप मत खाओ कि जिससे वो गर्ड की प्रॉब्लम या रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम आपको बार-बार हो। कुछ लोग पेन किलर ज़्यादा लेते हैं तो जो किलर्स होते हैं, जो टैबलेट्स होते हैं,
वो भी जो उसकी स्ट्रेंथ है हमारे वॉल्व की वो कम कर देते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप पेन किलर ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आपका एसिड ज़्यादा ऊपर आता है। तो उसका पेन किलर क्यों ले रहे हैं उसका प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढो, क्योंकि पेन किलर लेना कोई पर्टिकुलर कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। तो स्टिमुलेंट कम करने हैं, पेन किलर को स्टॉप करना है, बहुत ही इमरजेंसी केसेस में लेना अगर रिक्वायर्ड है। फूड हैबिट्स को सही करना है, ऐसी डाइट लेना है कि जिससे एसिड के प्रोडक्शन सही से हो और इम्प्रॉपर ना हो, ऐसा कोई टाइम जो आप फीड नहीं कर रहे हो उस टाइम भी बने। तो स्लीप, बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीपिंग टाइमिंग, ये सारी चीज़ें जब हम ओवरऑल लाइफ स्टाइल को जब मैनेज करेंगे तब हम इन प्रॉब्लम से आप देखेंगे कि आपके जो रिकरेंट कोल्ड एपिसोड्स होते हैं और जो ओरल कैविटी में इन्फेक्शंस होते हैं और जो थ्रोट में जो इरिटेशन सी रहती है, इन सब में आपको एक साथ प्रॉब्लम मिलेगा। तो ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आपको पता है कॉमन है। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर देना। अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे ट्रीटमेंट किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारा डिटेल डाल दूंगा, तो आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो फॉर ट्रीटमेंट। और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।